अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएं, जब मैं चाहूं ईरान जंग खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में बेशतर अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने को कुछ नहीं बचा, इसलिए जंग खत्म हो सकती है। ट्रंप कहते हैं, ईरान की तरफ आबनाए हुर्मस में माइंस बिछाने की रिपोर्ट नहीं। अगर माइंस बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटा दें। बारूदी सुरंगें ना हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। हम वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मंशियात स्मगल करने वाली कश्तियों के लिए इस्तेमाल की। इसराइल और अमरीका के ईरान पर ताज़ा हमले। अल-गुदर्स शहर पर बमबारी से 9 अफराद शहीद हुए। तेहरान, अस्फहान, शहराज, कुम, मकरान और दीगर शहरों में बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब मुतादिद धमाके। अमवात का खदशा। ईरान में शहादतों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीका और इसराइल शहरी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। हमलों में हजारों रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज तेहरान पर हमलों में 40 अफराद शहीद हुए थे। लेबनान के मगरबी इलाके बेका में इसराइली हमला, 1 शख्स शहीद, 2 जख्मी हुए। तबनीन पर भी इसराइली हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। बैरूत में इसराइली बमबारी से रिहायशी इमारत में आग लग गई। लेबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 570 हो चुकी है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हमलों की 27वीं लहर। तेल अबीब, मकबूजा इलाकों और हीफा शहर पर शदीद हमले। ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल पर मुसलसल 3 घंटे खरम शहर मिसाइल बरसाए गए। इराकी कुर्गिस्तान के शहर अरबेल में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दाखिल। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन से हमला। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स गिरकर तबाह, 4 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक हिफ्रुल बाती में 2 ड्रोन्स को नकारा बना दिया। प्रिंस एयरबेस की जानिब दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह कर दिए गए। हमें धमकियों से नहीं डराया जा सकता। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारजानी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसा न हो कि तुम मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका पड़ोसी मुल्कों को इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारे हमले पर कोई शिकायत न करे। ये दावा झूठ है कि ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। इस झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन को जायज़ करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है। आम अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई अब बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान का बयान। कहा, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई अमरीकी और इसराइली बमबारी के दौरान जख्मी हुए थे। और वहां आबनाए हुर्मस बंद होने से दुनिया भर को तेल की सप्लाई मुअत्तल। आबनाए हुर्मस में एक कार्गो जहाज को नामालूम मिसाइल ने निशाना बनाया। बरतानवी फौज का कहना है कि हमले के बाद कार्गो जहाज आग की लपेट में आ गया। अमले ने जहाज को खाली कर दिया। फौरी इमदाद की दरख्वास्त की गई। उधर अमरीकी सेंटकॉम का आबनाए हुर्मस में माइंस बिछाने वाली 16 कश्तियां तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही हैं। जहाजरानी और आलमी बहरी सलामती की हिफाजत जारी रहेगी। ईरान पर हमलों में अमवात 1300 से जायद हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एहरबानी ने कहा कि अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए हैं। तबाह होने वाली जगहों में 7943 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। हमलों में शहरी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान और दूसरे शहरों में तेल तनसीबात पर हमले से खतरनाक आलूदगी फैली। 8 मार्च को बैरूत के होटल पर भी इसराइली हमले में ईरान के 4 सिफारतकार जहां बहक हुए थे। ईरानी सफीर ने खत लिखकर अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंग रोकने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया गया। और यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी। 2200 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 318 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 1,55,858 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि एशिया की स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान सामने आया है। जापान स्टॉक मार्केट के निकी इंडेक्स में 2% का इजाफा रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी तकरीबन 2.5% बढ़ गया। ताइवान स्टॉक मार्केट में भी मामूली इजाफा देखने में आया है। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی قیمت $91 فی بیرل پر آ گئی، امریکی خام تیل $87 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ 2 دن پہلے خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بڑھ کر $5205 فی اونس ہو چکی ہے۔ ناظرین، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے تاشقند کے گورنر کی 7 رکنی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب اور تاشقند کو براتر صوبہ قرار دینے پر اتفاق ہوا۔ خصوصی کمیٹی تشکیل، ٹورزم، زراعت، لائف سٹاک اور دیگر سیکٹرز میں معاشی تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان ازبکستان کے علمی و ثقافتی ورثے پر فخر کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ازبکستان برادر ملک سماجی اور معاشی تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ازبک سرمایہ کاروں کے دورے کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے پر امید ہیں۔ ازبکستان کے لیے پاکستانی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ ملکی زراعت کا 70% پنجاب سے ہے۔ سیالکوٹ، وزیر آباد اور فیصل آباد جیسے شہر انڈسٹریل ہب ہیں۔ ازبکستان اور پاکستان اشتراک کار سے دنیا کو حیران کر سکتے ہیں۔ پاکستان ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں لیڈر لے کر آ رہا ہے۔ مریم نواز نے دورہ ازبکستان کی دعوت شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ چیئرمین پی سی بی سے ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کی لاہور پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی کا ہاکی ٹیم کی مکمل سپورٹ کا اعلان، ہاکی کے کھلاڑیوں کے لیے سی ڈی اے میں نوکری دینے کا وعدہ، کہا زخمی ہاکی پلیئرز کا علاج پی سی بی کرائے گا، فٹنس اور میڈیکل کے حوالے سے سپورٹ کریں گے۔ پی سی بی ہاکی کے کھلاڑیوں سے پہلے کی طرح تعاون کرتا رہے گا۔ محسن نقوی کا ورلڈ کپ کے لیے قومی ہاکی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ہیڈ کوچ قومی ہاکی ٹیم خواجہ جنید نے کہا، کھلاڑیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہاکی کا پی سی بی کے ساتھ منسلک ہونا خوش آئند ہے۔ ہاکی ٹیم کی جیت پاکستان کی جیت ہے۔ کپتان ہاکی ٹیم اماد شکیل بٹ نے کہا، ٹیم کی پرفارمنس سے خوش ہوں۔ پاک افواج کا آپریشن غضب الحق جاری ہے۔ کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کے 641 کارندے ہلاک، 588 سے زائد زخمی ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 243 چیک پوسٹیں تباہ، 42 پر قبضہ کیا گیا، 219 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں تباہ کی گئیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے 65 ٹھکانوں اور معاون مقامات کو فضائی کارروائیوں میں مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ خارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر یوب سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ نمبر 2 اور 3 کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی بروقت اور بھرپور کارروائی سے بزدل افغان طالبان پوسٹیں اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج نے افغان طالبان کے زیر قبضہ پوزیشن سے روسی ساختہ 73 ملی میٹر HGL-9 ہیوی گرنیڈ لانچرز قبضے میں لے لیے۔ پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کی جانب گامزن ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ سائبر سیکیورٹی خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا، ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن میں سائبر سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کیش لیس اکانومی کے عمل کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے ویژن کے مطابق ملک ڈیجیٹل نیشن کی طرف ترقی کر رہا ہے۔ دوسری جانب حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس برآمد ہوئے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ کراچی میں صدر کی مختلف سڑکوں اور گلیوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ مرکزی جلوس سے قبل نشتر پارک میں مجلس اعظم منعقد ہوئی۔ جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کراچی میں یوم علی کے جلوس کے روٹ اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 28 فروری واقعے کی انکوائری ہو رہی ہے، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انہوں نے پولیس افسران کے تبادلے کو انتظامی معاملہ قرار دیا۔
लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका पर 8000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि जुलूस की हिफाजत के लिए 4 दर्जाती सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इंतजामिया के मुताबिक जुलूस में शरीक होने वाले अज़ादारों को 4 मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाजत दी गई। इसके अलावा सेफ सिटी के कैमरों के जरिए भी जुलूस की कड़ी निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जुलूस के रास्तों से मुंसलिक तमाम गलियों और सड़कों को खारदार तारों, टेंट और कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में कफायत जारी मुहिम के तहत मुतादिद इकदाम नाफिज कर दिए गए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये इकदाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कफायत जारी मुहिम के तहत किए हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कौमी मफाद में अपनी तनख्वाह, सरकारी पेट्रोल और दीगर मराद तर्क करने का ऐलान भी किया है, जबकि अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 2 माह के लिए 25% कमी का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखी जाएंगी, जबकि सिर्फ 30% गाड़ियां दफ्तरी अमूर के लिए इस्तेमाल की जाएंगी और प्रोटोकॉल गाड़ियों के स्कॉट पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इसके अलावा बिजली के इस्तेमाल में 70% कमी, पेपरलेस वर्किंग, नई खरीदारी पर पाबंदी और 80% अमले को घर से वर्चुअल ड्यूटी देने की हिदायत भी जारी कर दी गई। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान के नंबर 1 LED टीवी ब्रांड TCL ने रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अलखिदमत फाउंडेशन के ताउन से शेखपुरा में कायम अलखिदमत आगोश होम के बच्चों के लिए खसूसी इफ्तार वीक का एहतमाम किया। इस मौका पर TCL की टीम ने आगोश होम के बच्चों और अमले के साथ वक्त गुजारा और रमजान की खुशियों को उनके साथ बांटा। मारूफ इन्फ्लुएंसर केंडोल ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और बच्चों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारे, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहटें बिखर गईं। तकरीब के दौरान TCL की जानिब से आगोश होम के लिए LED टीवीज और वॉशिंग मशीन का अतिया भी दिया गया, ताकि बच्चों की रोजमर्रा जरूरियात में आसानी पैदा की जा सके और इदारे की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस मौका पर TCL के डायरेक्टर मार्केटिंग मशरक़ वस्ता और अफ्रीका माजिद खान नियाजी ने कहा कि रमजानुल मुबारक ऐसा बाबरकत वक्त है जब खुशियां बांटने और जरूरतमंदों की मदद करने का जज्बा मजीद बढ़ जाता है। उनके मुताबिक TCL का फलसफा सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं, बल्कि ऐसे इकदामात में भी नजर आता है जो मुआशरे में उम्मीद और खुशी को फरोग देते हैं। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम अलखिदमत चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स के बच्चों के लिए इफ्तार डिनर और ईद मेले का इनेकाद किया गया। इफ्तार डिनर में सेक्रेटरी जनरल अलखिदमत सैयद वकास जाफरी, नायब सदर एहसानुल्लाह वकास, चेयरमैन अलखिदमत वॉलंटियर्स प्रोग्राम समेत खिदमत खल्क से वाबस्ता अफराद, तलबा तालिबात और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शिरकत की। इस मौका पर नायब सदर सैयद एहसानुल्लाह वकास, सेक्रेटरी जनरल अलखिदमत सैयद वकास जाफरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालीम के फरोग के लिए साथ का किरदार इंतहाई अहम है। उनकी सलाहियतों में इजाफा, जदीद तकाजों से हमआहंग होना और रिवायती तरीकाकार की बजाय नए तरीकों और आइडियाज के जरिए तलबा और तालिबात को तालीम देना बदलते वक्त का तकाजा है। इन जरूरियात के लिए अलखिदमत चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स, आगोश होम्स के अलावा पाकिस्तान भर में असासा के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का इनेकाद भी किया जाता है, जिनमें पाकिस्तान के अलावा आलमी इदारों से भी ट्रेनर्स की शिरकत और इश्तराक होता है। ईद मेले में शरीक बच्चों के साथ साथ अलखिदमत चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स के असातिज़ा, रज़ाकार तलबा को भी ईद गिफ्ट्स फराहम किए गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा पारस है। दारिश की टीम की तरफ से मैं यहाँ पे अलखिदमत के स्ट्रीट चिल्ड्रन अफ्तार पर रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। हर साल अलखिदमत हम लोगों को भी इनवाइट करता है, तमाम यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसके साथ साथ इन 600 बच्चों को भी वो इनवाइट करता है। और यहाँ पे आज हमारे पास जो है वो CPCs के जो बच्चे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनकी अफ्तारी के लिए मैं अपनी टीम के साथ वॉलंटियर करने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि CPCs का जो ये इनिशिएटिव है अलखिदमत का, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। स्ट्रीट के जो बच्चे हैं, लेबरर्स हैं, उनके लिए एक होनी चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ सकें। मैं अलखिदमत फाउंडेशन में पढ़ता हूँ। ये इन लोगों ने हमें कापी, बुक्स, पेंसिलें सब कुछ दिया, हम इनके शुक्रगुजार है। मेरा नाम अनंता है, मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज यहाँ आई हूँ। यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ मैंने ड्राइंग की, खेला, हर चीज़ की, तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम।
आगे बढ़े और आपको बताएं, बर्मिंघम में मारूफ फलाही तंजीम कोप की 20वीं सालगिरह के मौका पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ यूके राजा सरफराज नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला मुतासरीन बच्चों की फलाह बहबूद से शुरू होने वाला सफर आज अपने 20 साल मुकम्मल कर चुका है। मारूफ फलाही तंजीम कोप की सरबराह नुसरत रफीक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोप ने 20 सालों में यतीमों बेवाओं की कफालत और दूर अफ्तादा इलाकों में साफ पानी की तरसील, बेरोजगारों को रोजगार के सुनहरी मौक़ों, अल्लाह के 99 नामों पर मसाजिद की तामीर, आंखों के इलाज और मुआलजे के लिए अस्पताल के क़याम समेत हज़ारों अफराद की वेलफेयर और फलाह बहबूद के लिए गैर मामूली खिदमत सर अंजाम दी हैं और खिदमत का सफ़र आज 20 साल मुकम्मल होने के बाद भी जारी और सारी है। सूफिया, तारिक, आदम नवाज, मरियम, ईमान और दीगर ने चैरिटी के मनसूबा जात और मुख्तलिफ मुस्बत सरगर्मियों पर रोशनी डाली। कोप जूनियर्स ने एक ड्रामा के जरिए सबक आमोज़ और दिलचस्प पैगाम दिया। तकरीब के अख्ताम पर मारूफ आलिम दीन कारी मोहम्मद फरहान सिद्दीकी ने बवक्त इफ्तार कबूलियत की घड़ियों में कोप की मजीद कामयाबी और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। It's been an absolute pleasure to be here at the Cope Charity Iftar Dinner here in Birmingham. It's been an amazing evening, getting together, opening the fast and celebrating 20 years of the existence of their charity, as well as raising vital funds for projects overseas in Pakistan. Well done to everyone that's been involved in an amazing event this evening and everyone who works behind the scenes in the charity. जी, कोप चैरिटी की खिदमत के 20 साल मुकम्मल हुए और आज उसकी माशाल्लाह एनिवर्सरी थी और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक प्रोग्राम का इवेंट का इनेकाद किया जिसमें माशाल्लाह उसके मुआविनीन और उसके साथ चलने वाले जितनी उसकी पूरी टीम है, ट्रस्टीज़ हैं, सारे लोग शरीक हुए। मुझे भी दावत दी गई, मैं आया, मुझे यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई और दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खिदमत का 20 साल का सफ़र एक बहुत बड़ा सफ़र होता है और यकीनन उसमें चलने वाले जो बचपन में थे वो जवानी में हो गए और आज हमने देखा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी वो आज 20 साल के इवेंट में थे वो अगले 20 साल में वो जवान हो जाएंगे। तो एक माशाल्लाह एक डोनर्स का, एक मुआविनीन का एक पूरा एक सिलसिला है। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई और यकीनी तौर पर खिदमत के 20 साल जो है वो ज़िंदगी के अंदर आपको किसी को परखने के लिए, किसी के साथ चलने के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा ये नहीं कि उनका किरदार होता है जिसे देखकर आप उनके साथ मज़ीद जो है डोनर्स और मुआविनीन और मज़ीद उसके साथ जो टीम है वो एक यकीनन बाकिरदार टीम होती है जिसे देखकर हमें यकीनी तौर पर दिली मुसर्रत होती है। आज कोप का चैरिटी इवेंट था, माशाल्लाह फर्स्ट टाइम मैंने इसमें शिरकत की है और तमाम लोगों ने दिल खोल कर अतिया दिए। ना ही कोई प्रोफेशनल मांगने वाला था, ना ही किसी को पैसे दे के यहाँ मंगाया, खुद ही सिस्टर नुसरत ने किया और माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट चैरिटी इन वेस्ट मिडलैंड। और मेरा इनसे एक बहनों वाला रिश्ता हो गया है, नुसरत उसकी टीम से, और इट्स माय फर्स्ट टाइम टू वॉलंटियरिंग एज अ फ्रंट बेंच वॉलंटियर हियर टुडे। और इनका काम 100% चैरिटी है, वो अपना सारा ईच पेनी। और अभी आपको बताएं, कातरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर महविश रबीन के साले सवाब के लिए खत्म चैलम के मौका पर एक पुरवकार इफ्तारी का एहतमाम किया गया। डॉक्टर महविश जबीन गुज़श्ता माह इंतकाल कर गई थी। इफ्तारी की इस तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहुमा के लिए खुसूसी दुआएं की। शुरगा ने कहा कि डॉक्टर महविश जबीन एक नहायत खुश अखलाक, बासलाहियत और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार शख्सियत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों की मदद को तरजीह दी और कम्युनिटी के मुख्तलिफ फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान उलमाए किराम ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और हाज़रीन को सब्र और इस्तिकामत का दर्स देते हुए कहा कि दुनिया फानी है और असल जिंदगी आखिरत की है। तकरीब के इख्तिताम पर मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत की दुआ मांगी गई। और क्या कहें, ऐसे लोग बड़े कम जिंदगी में मिलते हैं और एक बहुत ही मुख्तसर से अरसे में लेस देन अ ईयर वो हमारे इतने करीब आई कि वो मैं उनको बेटी कहती थी और वो मुझे माँ कहती थी। और वो हर अहम जो उनकी कई चीज़ें होती थी वो मेरे से डिस्कस करती थी और मुझे कहती थी कि अगर आप ये कह रही हैं ठीक है, तो चाहे उनको ना भी ठीक लगे वो मेरी बात सुन के वो काम करती रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी इज्जत आजकल सगी औलाद अपने पेरेंट्स को नहीं देती जो उन्होंने मुझे अता फरमाई, और उनकी कमी हमेशा हमें रहेगी सारी ज़िंदगी। साहबा के 40वें की रस्म 40वें पर और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई है और वो बड़े अच्छी इंसान थे और हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में अता करे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता। जी, आज 19 रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक दिन हमारी वो बहन
ڈاکٹر مہوش جبین جو عرصہ دراز سے علالت کے سبب چند ماہ قبل ان کا انتقال ہوا، ان کے اصحال ثواب کے لیے اتنا بڑا جمع غفیر کو روزہ افطار کرایا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ جو ان کی علالت تھی اللہ تعالیٰ اسے کفارہ سیئات بنائے اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ سب لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا، سب لوگ آئے یہاں، سب لوگوں نے دعا کی، سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب لوگ یہاں آئے اور میرے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے۔ ڈاکٹر مہوش جبین ایک بہت اچھی خاتون تھی، میری مسز بہت اچھی خاتون تھی۔ سب لوگوں جو لوگ یہاں آئے ہیں مجھے ان کا پیار دیکھا ہے میں نے، اور کافی لوگوں نے ان کے لیے جو ہے دعائیں کی ہیں، قرآن پاک اصحال ثواب کیے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پروقار افطار پارٹی کا انعقاد ہوا، جس میں اہم شخصیات، سماجی رہنما، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان فرینکفرٹ سے قونصل جنرل فہد الرحمان اور عملے نے بھی خصوصی شرکت کی۔ افطار پارٹی کا اہتمام بزم افطار کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر مہمانوں کے لیے پرتکلف افطار کا انتظام کیا گیا، جبکہ شرکاء نے ماہ رمضان کی برکتوں اور باہمی محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور دیا۔ قونصل جنرل فہد الرحمان نے پاکستانی کمیونٹی کو اپنی ثقافت اور کلچر سے جڑے رہنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ افطار پارٹی کے ساتھ ساتھ بچوں اور بڑوں کے لیے ٹیبلو پیش کیے گئے، جہاں حاضرین سے دلچسپ سوالات کر کے انعامات دیے گئے۔ افطار کے بعد ملک و قوم کی ترقی، امن و استحکام اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ناظرین، کیلگری کینیڈا میں نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا کامیاب سحر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ شوکت حیات اور ان کی زوجہ ثنا جنگیر نے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ یہ نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا اور کامیاب پروگرام تھا، جس میں ہر مکتبہ فکر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں نے بھی شرکت کی ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد فوڈ بینک کیلگری کے لیے امداد اکٹھی کرنا تھا۔ مزید رپورٹ کریں گے سید تصدق حسین۔ وہاں استنبول میں دعوت اسلامی ترکیہ کی جانب سے رمضان المبارک کے حوالے سے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے روحانی درس اور افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس بارے جانتے ہیں استنبول میں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے رضوان بخاری سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی ترکیہ کے ہیڈ شہاب صاحب اور عبدالحمید صاحب۔ آئیے جانتے ہیں آج کے افطار کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، کیا کہیں گے آج کے افطار کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی گزشتہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ترکیہ میں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور اسی ضمن میں جو ہے وہ آج بزنس کمیونٹی کو جمع کیا گیا 17 رمضان کے موقع پر، اور بنیادی طور پہ نیکی کی دعوت دی گئی۔ دعوت اسلامی کا بڑا بنیادی مقصد ہے عقائد اور اعمال کی حفاظت۔ اسی ضمن میں ترغیب دلائی گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی نمازوں کو درست کریں، قرآن درست کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویسے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے دین متین کی خدمت کے لیے، لیکن بالخصوص اگر میں عرض کروں کہ دو جو بیسک ترین چیزیں ہیں وہ ہے قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھنا اور اپنی نمازیں درست کرنا۔ اس حوالے سے بہت ہی بیسک کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ۔ اسی حوالے سے ترغیب دلائی گئی اور ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی نے بہت اچھا رسپانس دیا، نیتوں کا اظہار کیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جو نیکسٹ ویک ہے وہاں یہاں باقاعدہ اس مقام پر نماز کورس اور قرآن کورس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیگر ممالک میں ہم نے دیکھا کہ دعوت اسلامی بہت فعال ہے، ترکیہ میں آپ کیا کہیں گے، کتنی فعال ہے دعوت اسلامی؟ جی الحمدللہ رب العالمین، جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً گزشتہ 10 سال سے دعوت اسلامی یہاں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور ان 10 سال کے عرصوں میں ہم تقریباً 4 شہروں میں ہمارے مراکز ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کئی شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت جو قافلوں کا نظام ہے 3 دن کے لیے 12 دن کے لیے وہ سفر کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہر سال نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔